वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सोइल प्लस एग्रो। ठीक है, सोइल प्लस एग्रो के यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। याद रखिए ऑब्जेक्टिव तो हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी वन लाइनर करेंगे वो याद रखिए शॉर्ट एंड स्वीट। याद रखिएगा आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपकी एग्ज़ाम ज़रूर आने वाली है, तो अब आपको इतना ज़रूर करना है कि याद रखिएगा ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। अगर आप केवल क्लास लेनी है तो वो लीजिए जिससे आपको कुछ जानकारी मिल रही है। ठीक है, आप एडवाइस समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, जैसा आपको लगता है कि अगर क्लास में मिल रहा है आपको कुछ भी तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप क्लास भी लेना बंद कर सकते हो। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड आपका चल रहा है। अगर आपने इस टाइम अगर मजाक में लिया एग्ज़ाम को तो ज़िंदगी फिर आपका मज़ा लेगी, तो वो मत करना और केवल सीरियस होकर अब पढ़ लेना। ठीक है, बहुत सारी ज़िंदगी है यार आराम करने के लिए, लेकिन इस टाइम तो केवल पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर केवल वन लाइनर करेंगे और याद रखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता है उसे आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि याद रखिए ये जो क्वेश्चन आप नोट डाउन करते हो जो आपको अच्छे लगते हैं उनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें और इनको याद रखिए आप बार बार आप रिवाइज़ करें, ताकि आपकी जो परमानेंट मेमोरी है उसमें ये सेट हो जाए। अगर आप किसी वर्ड को या फिर किसी शब्द को बार बार पढ़ते हो, किसी क्वेश्चन को अगर बार बार पढ़ोगे तो वो आपके परमानेंट मेमोरी मतलब भूलने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। परमानेंट मेमोरी जैसी कुछ है नहीं, लेकिन भूलने वाली जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका यही तात्पर्य है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए कोई हार्ड लग रहा है तो उसे आप कुछ नहीं है, जब भी आपका मन करता है या फिर नहीं करता है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, बस उस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ लीजिए। ठीक है, रिपीट करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस फ्री माइंड होकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी कंपोस्ट तैयार करने में कितना समय लगता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, याद देखिए कंपोस्ट क्या होती है। याद देखिए खाद होती है। कंपोस्ट क्या होती है? खाद होती है। जैसे कि मान लीजिए कंपोस्ट होती है, FIM होती है, गोबर की खाद। गोबर की खाद जो कि याद रखिएगा आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास गाय या भैंस है तो गोबर तो आपने जानना होता होगा। ठीक है, गोबर की खाद होती है। एक होती है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि केंचुए से जो प्राप्त खाद होती है, केंचुए से प्राप्त जो खाद होती है वो कहलाती है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, और रक्त चूर्ण वगैरह तो होते ही हैं जो कि बूचड़खानों से प्राप्त किया जाता है, उनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन नाम मात्र उनका प्रयोग किया जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है FIM का, उससे कम किया जाता है वर्मी कंपोस्ट का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें कितना टाइम लगता है, 60 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कंपोस्ट, तो कंपोस्ट में लगभग 3 महीने का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी कवर कर लिए हैं तो उनको यहाँ पर हम ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर पूछा गया, याद रखिएगा इस क्वेश्चन से लेते हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। तो राजस्थान के लिए कौन सा केंचुआ सबसे उत्तम प्रजाति का माना जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप नोट डाउन कर ले कि आइसिनिया फोइटिडा क्या होता है। आइसिनिया फोइटिडा जो केंचुए की प्रजाति होती है वो याद रखिएगा भारत के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है, मतलब राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। अगर हम बात करता हूँ, याद रखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा, तो आप याद रखिएगा 15, 25, 16, 18, 15, 25, 16, 18 और क्या याद रखोगे, याद रख पाओगे आप? चलिए अब ये तो आप केवल याद रखिएगा 15, 25। ठीक है, 15, 25 का मतलब आप समझ रहे हो 1.5 से 2.5% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया कि हरी खाद में प्रयुक्त अदलहनी फसलों का क्या योगदान होता है। याद रखिएगा यहाँ पर अदलहनी फसलों के बारे में पूछा गया है। दलहनी फसलें है जो लेगुमिनेसी होती है वो तो क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन अगर कोई फिक्सेशन करता है तो वो याद रखिए मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एदलहनी फसल, तो ये करते हैं विलेय, नाइट्रोजन का संरक्षण करते हैं, उसका बचाव करते हैं। अगर हम बात करेंगे ऊसर, तो ऊसर से यहाँ पर याद रखिए ऊसर भूमि वो भूमि होती है जहाँ पर खेती करना संभव नहीं है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो जहाँ पर लवणों की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उस भूमि को हम बोलते हैं ऊसर भूमि। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऊसर भूमि के लिए आप किस हरी खाद का प्रयोग करोगे, या फिर ऊसर भूमि है जैसे कि मान लीजिए लवणीय सोइल है, तो लवणीय सोइल पर आप कौन सी खाद को ले सकते हो, तो बिल्कुल हम ले सकते हैं, या ढेंचा को ले सकते हैं। कौन सी खाद को? ढेंचा को हम ले सकते हैं। ठीक है, ये उसका रिक्लेमेशन भी करेगी, मतलब उसका सुधार भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि खाद के प्रयोग में, मतलब खाद के रूप में प्रयुक्त खलिया किन फसलों से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा जो खलिया है जिसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है तो प्राप्त होती है ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड मतलब जैसे कि सरसों हुआ, तिल हुआ, या फिर आप जो भी ले सकते हो जिसका भी आप तेल यूज़ करते हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी खली दीमक की रोकथाम के साथ साथ कीटनाशी का काम करती है। तो यहाँ पर याद रखिए दीमक की रोकथाम के साथ, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि दीमक की रोकथाम करने के लिए किस खली का प्रयोग किया जा सकता है। तो याद रखिए अरंडी का खली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे नीम की खली में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो एजेडी रेक्टिन होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। नीम का कुल कौन सा होता है, मिलिएसी कुल होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि एजोला का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है। तो याद रखिए धान या ठीक है, धान और चावल दोनों एक ही होता है, कॉमन सी बात है, सभी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूँ धान और चावल में, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। चावल होता है याद रखिए छिलका हटाने के बाद जो हम धान मतलब जो हम खेत से प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं धान। उसको साफ़ नहीं करते ना जब तक वो धान रहता है, लेकिन उसको छिलका हटाने के बाद वो चावल हो जाता है। खेत से धान प्राप्त किया जाता है और उससे याद रखिए छिलके को हटाने के बाद वो चावल कहलाता है। डिफरेंस समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया कि पीएसबी पीएसएम कौन से तत्व के जैव उर्वरक होते हैं। या फिर याद रखिएगा यहाँ पर पीएसबी और पीएसएम का मतलब क्या होता है। पहले समझिए कि फास्फोरस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया और फास्फोरस सोल्यूबलाइजर माइकोराइजा, मतलब फास्फोरस, ठीक है। पीएसबी फास्फोरस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया जो कि फास्फोरस को घोलते हैं, सोल्यूबलाइजर मतलब घुलनशील अवस्था में चेंज करते हैं, और फास्फोरस सोल्यूबलाइजर माइकोराइजा याद रखिए ये तो होते हैं बैक्टीरिया, ये होते हैं माइकोराइजा। दोनों क्या करते हैं, फास्फोरस को घुलनशील बनाने का कार्य करते हैं। याद रखिए ये होती है जो कंडीशन होती है सोइल में होती है, मृदा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करूंगा जिसमें आपको पूछा गया है कि चावल की पौधरोपण का सही गहराई क्या होती है। तो इसे आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है, अब ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिए, फेरामिन ट्रैप। तो याद रखिए फेरामिन ट्रैप में कौन से रसायन होते हैं। तो याद रखिए कार्बनिक रसायन होते हैं। फेरामिन ट्रैप का प्रयोग जिससे कि मान लीजिए कहाँ पर किया जाता है, अगर आपको कोई पूछ ले कि फेरामिन ट्रैप का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिए फेरामिन ट्रैप का मान लीजिए आपका कोई खेत है, वहाँ पर कोई कीट का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, कोई कीट है जो कि ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, याद रखिए कोई वाइट लाइट है या फिर फेरामिन ट्रैप है। फेरामिन ट्रैप याद रखिए एक छोटा सा उपकरण होता है, आप ऐसे मान सकते हो केमिकल होता है फेरामिन ट्रैप में, जो क्या करता है, जो मादा होती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई मोथ है, ठीक है, जो मेल मोथ है, उनको ये कंट्रोल करने के लिए काम आता है। कैसे सर जी, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिए ये जो मान लीजिए एक डिब्बे नुमा संरचना होती है, डिब्बे नुमा, ठीक है, जिसका हम क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई खेत है, हमारा कोई बगीचा है, तो वहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, याद रखिए इसमें क्या है, मादा जैसी गंध आती है, तो नर इसकी ओर आकर्षित होंगे और यहाँ पर आते हैं, तो वो याद रखिएगा या तो इस डिब्बे में गिर जाएंगे, या फिर याद रखिए इसके नीचे क्या करते हैं, फेरामिन ट्रैप के नीचे हम एक याद रखिए जल का स्रोत या फिर मिट्टी के तेल का स्रोत रख देते हैं, जिसमें ये जो कीट है ये गिरकर मर जाते हैं, ठीक है, जिससे कीट का कंट्रोल हो जाता है। अगर मेल मोथ अगर कंट्रोल हो गए मेल, तो संख्या कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, कॉमन सी बात है। तो इसका यही यूज़ होता है, किसका, फेरामिन ट्रैप का, या फिर फेरोमोन ट्रैप जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि ज़्यादातर कीड़े कौन से प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर हम बात करेंगे लाइट मतलब प्रकाश, तो वाइट जो लाइट होती है, जो सफ़ेद लाइट होती है, उसी की तरफ सबसे ज़्यादा कीड़े आकर्षित होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि कीटनाशक के रूप में निकोटीन किस फसल में पाया जाता है। तो याद रखिए निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। कौन सा क्वेश्चन है, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। कोक्सिनेला एक परभक्षी कीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि लेपिडोप्टेरा गण के कीट के अंदर अंडे देने वाले परजीवी तो होता है ट्राइकोग्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि एनपीवी न्यूक्लियोपॉलीवायरस और जीवी मतलब बताइए यूरोनोसिस वायरस। तो याद रखिए ये क्या होते हैं कि अंडे देने वाली परजीवी कीट है, तो ट्राइकोग्रामा या फिर विषाणु। याद रखिएगा एनपीवी का मतलब न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोसिस वायरस, ठीक है, तो वायरस है, और जीवीवी क्या है, ग्रैन्युलोसिस वायरस, मतलब दोनों ही क्या है, वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि तंबाकू में कौन से उर्वरक का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए तंबाकू अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वालिटी अगर आपको बढ़ानी है, तो आप याद रखिए पोटेशियम उर्वरकों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करोगे। अगर हम बात करेंगे कि मूँगफली की किस्म के लिए सिंचाई कब लाभप्रद होती है, तो याद रखिए ये होती है लाभप्रद फूल आने व फली बनते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे फल आने मतलब फल वाले पौधों में कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त की जाती है या फिर सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो वो होती है, याद रखिएगा, ड्रिप सिंचाई, ठीक है, क्योंकि
ड्रिप सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी की भी बचत होती है और इससे याद रखिए हम किसी भी केमिकल की कोई भी केमिकल है, कोई भी फर्टिलाइज़र, उसको भी हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रचलित स्रोत क्या होता है, तो वो होते हैं कुएं व नलकूप होता है। राजस्थान के लिए पूछा गया है, राजस्थान के लिए याद रखिए कुएं व नलकूप होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँगा भारत, तो भारत के लिए याद रखिए नहरें होती है। भारत के लिए नहरें, राजस्थान के लिए कुएं व नलकूप होते हैं। कुएं व नलकूप की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे सबसे पुराना सिंचाई साधन कौन सा है, तो चरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे भारत का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है, तो वो होता है 35 के समथिंग। अगर आपको पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई, जैसे कि अभी हमने बात की कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है कुएं व नलकूप के द्वारा, और राजस्थान जो भारत में होती है याद रखिए ये होती है नहरों के द्वारा। अगर हम बात करेंगे राजस्थान में कुओं के द्वारा कितनी सिंचाई होती है, कितने % सिंचाई होती है, तो लगभग 60%। कितनी होती है, लगभग 60% कुओं के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। अगर हम बात करेंगे याद रखिए दलहनी फसलों में सिंचाई कब करनी चाहिए या फिर कब करते हैं, तो याद रखिए फूल आते समय या फिर फूल आने पर उनमें सिंचाई की जाती है। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान में सर्वाधिक भूमि क्षरण किसके द्वारा होता है, तो राजस्थान में याद रखिए जो पश्चिमी क्षेत्र है जो कि 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान के, तो यहाँ पर क्या होता है, वायु का अपर्दन होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र, रेगिस्तान है तो वहाँ पर वायु चलेगी, हवा चलेगी और ये रेत इधर उधर होती रहेगी, जिससे वायु अपर्दन होता रहेगा। ठीक है, तो वायु अपर्दन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का जो 61.11% जो क्षेत्र होता है वहाँ पर याद रखिएगा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, इसी कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा सिंचित जिला जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर पानी की ज़्यादा स्रोत है, तो वो गंगानगर साइड है। क्योंकि आपने देखा होगा, याद रखिए गंगानगर, ठीक है, नहर भी निकल रही है। ओके, सबसे मेन स्रोत है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का, तो वो तो नहर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूं में प्रथम सिंचाई कौन सी अवस्था में करनी चाहिए, तो याद रखिए ये करनी चाहिए CRI। कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल, तो याद रखिए सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल गन्ना होती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है प्रतिदिन के हिसाब से सबसे अधिक पानी की आवश्यकता किसे होती है, तो प्रतिदिन के हिसाब से याद रखिए धान फसल को होती है। और ओवरऑल मतलब पूरी लाइफ साइकिल में अगर आपको पूछा जाता है कि किसकी सबसे ज़्यादा जलमांग होती है, तो वो होती है, याद रखिएगा किसकी होती है, पूरी लाइफ में, तो पूरी लाइफ में होती है, याद रखिए गन्ने की होती है, और प्रतिदिन के हिसाब से धान फसल की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पौधों को कौन सी अवस्था पर बिल्कुल पानी नहीं मिलता है। तो पानी कब नहीं मिलता है, जब याद रखिए वो एक स्टेज पर चला जाता है, जब उसको सिंचाई भी अगर आप कर दोगे ना, उसे पानी भी अगर आप देना चाहोगे ना, तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो भी अवशोषित नहीं करेगा। वो कौन सी अवस्था होती है सर जी, वो अवस्था होती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, स्थायी मलानी बिंदु होता है। ठीक है, एक होता है अस्थायी, एक होता है स्थायी। ठीक है, स्थायी होता है, एक होता है अस्थायी मलानी बिंदु। दोनों में डिफरेंस समझिए कि अस्थायी का मतलब होता है अगर मान लीजिए पौधा ऐसी कंडीशन में चला गया है, ऐसी स्थिति में चला गया है, जब अगर उसे आप पानी दोगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे आप अवशोषित कर लेगा और पुनः जीवित हो जाएगा। मतलब अधमरा स्टेज मान लीजिए, अधमरा है। ठीक है, अगर आप इलाज करोगे मतलब उसे पानी दोगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक परमानेंट होती स्थायी, स्थायी मतलब याद रखिएगा वो तो मर ही चुका है, फिर आप कुछ भी इलाज करो कुछ भी नहीं होने वाला उसका। ठीक है, स्थायी का आप मरना मान सकते हो और अस्थायी का आप अधमरा मान सकते हो। ठीक है, तो अस्थायी में पानी जब दोगे तो वो पुनः जीवित हो जाएगा, आपकी जो उपज है उसमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन स्थायी में होता है कि आप पानी फिर कितना भी दे लो, पौधे को कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि जिप्सम ब्लॉक किस काम आता है। तो याद रखिए जिप्सम ब्लॉक का जो कार्य होता है मृदा जल तनाव नापने के लिए किया जाता है। और जिप्सम ब्लॉक का प्रयोग याद रखिए लवणीय कंडीशन पर नहीं करना चाहिए, लवणीय सोइल पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत चालकता, विद्युत प्रवाहिता पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करूँगा जिसमें आपको पूछा गया है कि गेहूं बोने पर कौन सी मृदा में सिंचाई की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो याद रखिए गेहूं को जब बलुई रेतीली मृदा में किया जाता है तो लगभग 8 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे इसको कॉमन देखा जाए तो 6 से 8 की होती है, लेकिन सबसे अधिक 8 की आवश्यकता होती है और कॉमन 6 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करूँगा कि औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की फसल को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो याद रखिए हमारे पास औसत वर्षा हो रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वर्षा हमारी हो रही है तो बिल्कुल हम 8 सिंचाई कर देंगे, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे तंबाकू का उद्गम स्थान, मतलब तंबाकू का ओरिजिन प्लेस आपको पूछा गया है। तो याद रखिए तंबाकू का आप मैक्सिको मान सकते हो, मैक्सिको को याद रखिए सेंट्रल अमेरिका।
मैक्सिको भी बोल सकते हो और सेंट्रल अमेरिका भी आप बोल सकते हो, अमेरिका भी आप बोल सकते हो। जो ऑप्शन में आपको दिखता है डायरेक्ट उसे आपको क्लिक कर देना है। सोयाबीन का जैसे कि चाइना होता है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि मान लीजिए धान, तो धान का दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। लेकिन अगर आपको इंडो बर्मा भी देखने को मिलता है, ऑप्शन में दक्षिणी पूर्वी एशिया नहीं मिलता है, तो आपका जो इंडो बर्मा क्षेत्र है वो भी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, वह अवस्था जब पौधे को 100% पानी प्राप्त होता है तो वो होता है क्षेत्र क्षमता, मतलब फील्ड कैपेसिटी। वैसे यहाँ पर याद रखिएगा फील्ड कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, दूसरे तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेत को अगर आपने पानी दिया है, आपने सिंचाई की है, तो उसके 48 घंटे बाद खेत में जो बच गया है पानी या फिर जो नमी बच गई है, नमी जो शेष है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षेत्र क्षमता या फिर फील्ड कैपेसिटी आप मान लीजिए। बात तो वही है, इंग्लिश में इसे फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिंचाई करने के 48 घंटे बाद खेत में जितनी नमी बच जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षेत्र क्षमता बोलते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए कि खेत में सिंचाई करने के 48 मतलब 48 आवर के बाद खेत में जो नमी रह जाती है उसे हम बोलते हैं क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी, जो कि पौधों को 100% प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि जलमग्न मृदा में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन की कौन सी हानि होती है। तो ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति हो जाती है तो विनाइट्रीकरण, और विनाइट्रीकरण की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है देखिएगा धान फसल में होती है। किस में होती है, धान फसल में सबसे ज़्यादा विनाइट्रीकरण की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा, धान की जलमांग कितनी होती है, तो 130 से 160 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं बात करता हूँ मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में याद रखिए इसे कन्वर्ट कर दीजिए आप, 1300 से 1600 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करूंगा कि गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करते हैं, तो याद रखिए 21 से 25 दिन में करते हैं, जिससे हम बोलते हैं CRI अवस्था। ज़्यादा कोई आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है CRI क्या होती है। CRI की खोज किसने की थी, CRI की खोज याद रखिए BL भारद्वाज के द्वारा की गई थी। CRI की फुल फॉर्म होती है क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि सरसों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो फुलाती समय। अब यहाँ पर याद रखिए कमेंट ये मत करना कि सर जी आपने 50 क्वेश्चंस नहीं करवाए, अब 50 से ज़्यादा ही यहाँ पर क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए आपको फास्ट करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिले। जितना आप सुनोगे, जितना आप पढ़ोगे, वो आपके काम ही आएगा। ठीक है, तो जब भी मन नहीं करता है तो आप क्लास ले लिया करो, जितनी भी प्ले लिस्ट है कर गा लो कंप्लीट। अब तो लास्ट टाइम है, जितनी भी वीडियोज़ आपको मिलती है ना, जैसे कि मान लीजिए अच्छे क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं आपको उसमें, तो कंप्लीट कर गा लेनी यार, कंप्लीट कर लीजिए। जब आपका नहीं करता है तो बस क्लास को खोलकर बैठ जाइए, क्लास लीजिए, जितना हो सकता है जितनी क्लास लीजिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम नहीं जब आप किताब पढ़ रहे हो। अगर आपका मन कर रहा है किताब पढ़ने में तो बस उसी को पढ़िए, उस टाइम कुछ भी नहीं करिए। ठीक है, क्लास लेना एक साइड है, जब मन नहीं करे ना तब आप क्लास लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को भी मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि कुंड विधि में पानी की मात्रा की बचत कितनी होती है, तो वो होती है 20% के समथिंग होती है। याद रखिए कुंड विधि की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, कुंड विधि की बात कर रहे हैं, उसमें 20% ही सेविंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि रबी फसल में, याद रखिए ये क्वेश्चन हमारा रह चुका है कि रबी की फसल में सबसे कम पानी की आवश्यकता तारामीरा को होती है। याद रखिए तारामीरा को होती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर शुष्क खेती की जाती है, तो शुष्क खेती की जाती है 65% क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इसे आप छोड़ सकते हो या फिर ले सकते हो कि भारत में शुष्क भूमि मतलब असिंचित जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, तो वो 60% होता है। अगर मैं बात करता हूँ खरीफ में किस फसल में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो याद रखिए खरीफ। तो खरीफ में याद रखिए धान फसल में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रबी में, तो क्या बताओगे, तो आप गन्ना बता सकते हो, क्योंकि गन्ना रबी फसल है, ग्रामीणी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, कुंड विधि से सिंचाई किस फसल में करते हैं, तो कुंड विधि मतलब फरो, तो फरो है, कुंड बनाएंगे तो गन्ने और आलू के लिए बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सिंचाई मांग को प्रभावित करती है, प्रदर्शित करता है। लगभग आपकी 20 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो आई थिंक यहाँ पर लगभग हमने 50+ क्वेश्चंस को ही कवर कर लिया है। तो बस इतना ही काम भी करेंगे क्लास को, क्योंकि ज़्यादा आप फिर ले नहीं पाओगे और आपका भी, ठीक है, अगर आपका मन नहीं करे तो फिर क्लास लेने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, 20 मिनट है, काफ़ी है, अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए थे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और जितना हो सके यार
टाइम वेस्ट कम और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। ठीक है, एग्ज़ाम करीब है, थोड़ा सा हो जाइए नहीं, ठीक है, नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होइए, बस आराम से पढ़ते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। किताबें हैं आपके पास तो किताबों पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिपीट कीजिए, ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़ना कि सर ये पढ़े ये भी पढ़े। ठीक है, तो ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़ना, ऐसा ना हो फिर है कहीं कि एक बुक भी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है और आपने बस सब कुछ पढ़ दिया, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट का ज्ञान था, अगर आपके पल्ले पड़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ा है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, कुल मिला के बात यही है कि आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।